नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, राजनीतिक मोर्चों पर लड़ाई तेज होती जा रही है। ईओडब्ल्यू के चालान में तत्कालीन भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक का जिक्र बीजेपी के लिए नया हथियार बन गया है। पूर्व सीएम और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के ताजा बयान ने शराब पर होने वाली राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। डॉक्टर रमन सिंह ने शराब घोटाले को कांग्रेस की खजाना लूट की नीति कहकर सियासत और गर्मा दी है, जिसके जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे बीजेपी का षड्यंत्र करार दिया है। सवाल यह है कि इस मामले में दोषी कौन है, इसका फैसला अभी होना बाकी है। इसी पर चर्चा होगी, लेकिन देख लेते हैं पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले पर सियासी संग्राम, शराब की नई नीति पर उठे पुराने सवाल, कैसे शराब नीति बनी भ्रष्टाचार की जड़, किसने डाला सरकारी खजाने पर डाका। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में राजनीति तेज हो गई है। दरअसल ईओडब्ल्यू की ओर से पेश किए गए पूरक चालान में भूपेश कैबिनेट की उस बैठक का जिक्र है जिसके बाद 1 अप्रैल 2020 से नई आबकारी नीति लागू की गई थी। चालान में इस बात का भी जिक्र है कि विदेशी शराब की सप्लाई और भंडारण के लिए नई लाइसेंस प्रणाली लाई गई। विदेशी शराब छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी CSBCL के गोदामों में रखी गई, जहां से सप्लाई चेन बनी। इस चालान के सामने आते ही बीजेपी हमलावर हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का असल मकसद सरकारी खजाने को लूटना था। कांग्रेस ने हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा जुर्म किया है। यानी हिंदुस्तान का कोई एग्जाम्पल ही नहीं है कि सरकार राज चलाती है कि सरकार डाका डालती है। सरकार के खजाने में डाका डालने का काम, इससे बड़ा अपराध हिंदुस्तान की राजनीति में कभी नहीं हुआ जो यहाँ हो रहा है। डॉक्टर रमन सिंह के आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज अपनी पार्टी का बचाव करते दिखे। बैज ने कहा कि ये कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश है। 2017 में आबकारी नीति डॉक्टर रमन सरकार ने ही बनाई थी। तब ठेकेदारों से दुकानें छीनकर चलाने का फैसला रमन सरकार ने लिया था। बीजेपी सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि होटल ढाबे से लेकर चौक चौराहों तक बियर बेचने का काम हो रहा है। आबकारी नीति तो रमन सिंह के कार्यकाल में ही उन्होंने बनाया था 2017 में कि ठेकेदारों से छीनकर सरकार चलाएगी दुकान। ये नीति किसने बनाया था? डॉक्टर रमन सिंह ने तो बनाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो नीति बनाई थी। और अब तो होटल ढाबे और गन्ना रस की तरह बियर बिकेगी चौक चौराहे में, ये नीति भी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ही बना रही है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मामला और पेचीदा होता जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ की सियासत का अहम मुद्दा भी बन गया है। एक तरफ बीजेपी इसे भ्रष्टाचार का प्रतीक बताकर कांग्रेस पर हमला कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे सियासी साजिश करार दे रही है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। शराब नीति पर राजनीति, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं KS चौहान बीजेपी प्रवक्ता, धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता और KK शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। धनंजय जी, शुरुआत आपसे करेंगे। कांग्रेस लगातार इस देख रही है किस तरह से आरोप लग रहे हैं, लेकिन इसका एक जवाब भी देना जरूरी है, क्योंकि एक के बाद जिस तरह से चार्जशीट में आया कि जो शराब कंपनी थी उसको बीच में एक कंपनी के बीच में एक कंपनी और रख लिया। जी धनंजय जी। धनंजय जी, आपको आवाज आ रही है? देखिए अमित जी। जी आ रही। देखिए अमित जी, इस पूरे प्रोगंडा को समझना होगा। विधानसभा चुनाव के पहले मोदी जी छत्तीसगढ़ आते हैं जी। छत्तीसगढ़ आकर झूठ बोलते हैं, शराब घोटाले के झूठे आरोप लगाते हैं, और चूंकि केंद्र में उनकी सरकार है, सारी जांच एजेंसियां उनके हाथों की कठपुतली है, और फिर उनके सहयोगी ED CBI छत्तीसगढ़ आते हैं और एक झूठ प्रकरण बुना जाता है। और आज 3 साल हो गया है। 3 साल में सिर्फ कागजों के बंडल के अलावा कोई भी चीजें ED के पास नहीं है। भाई जांच एजेंसियां ED छोटी मोटी एजेंसियां तो नहीं है, और अगर इनके पास तथ्य सबूत होते तो अभी तक तो सारे दस्तावेज प्रमाण सहित प्रस्तुत कर देते जी। आज भी जांच कर रहे हैं और कल भी जांच करते रहेंगे, क्योंकि झूठ का कोई हाथ पैर नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होता है।
और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री पद में बैठा व्यक्ति उसकी गरिमा का ध्यान नहीं रख पाए। राजनेता आरोप लगाते हैं, प्रधानमंत्री जी अगर कोई बात कर रहे हैं तो उनके पास तथ्य होना चाहिए, आधार होना चाहिए, और अगर उनके पास तथ्य आधार होते तो ईडी को अब तक दे चुके होते। भाई आम राजनेता कोई बात बोल सकता है, चलेगा, लेकिन पद की तो गरिमा होती है। आपको जनता देख रही, सुन रही, जिम्मेदार मान रही है, और आज तक वो चीज नहीं हो पाया है। अब ईडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह हो गई है कि जो मोदी जी ने झूठ बोला था, खाता न बही, मोदी जी ने जो कहा सही, उसको सच साबित करना। इसीलिए कागज पेन लेके रोज एक नई कहानी लिखते हैं, नई स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर चार्ज प्रस्तुत करते हैं, फिर ब्रेकिंग न्यूज बनता है, हेडलाइन बनता है, भाजपा के तरह के बयान देते हैं, फिर उसमें चर्चा होती है, फिर नए चार्जशीट लिखने लोग बैठ जाते हैं। मैं बोलता हूं, आप कह रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक में ये बात सामने आई। मैं तो बोल रहा हूं पहला कैबिनेट रमन सिंह जी की सरकार में हुआ 2017 में। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब 140 साल पुरानी शराब नीति को बदलकर शराब का सरकारीकरण किए। जो नीतियां उन्होंने बनाया कि शराब की सप्लाई कैसे होगा, शराब कैसे बिकेगा, दुकानें उन्होंने खोला, दुकानों का फीता रमन सिंह ने काटा। धनंजय जी बिल्कुल भाजपा को पहले बताना चाहिए जी, लेकिन क्या फायदा था रमन सिंह जी को, किससे सेटिंग किए थे, कितना हुआ। एक सेकंड और उस दौरान रमन सिंह जी के कैबिनेट में 2 मिनिस्टर लड़ लिए थे कि 1500 करोड़ का जो अतिरिक्त लाभ हुआ है वो किस खाता में जाएगा। तो सवाल का जवाब ही तो इनको देना चाहिए। और हमारी सरकार में कोई प्रकार का शराब घोटाला नहीं हुआ है, मोदी के झूठ को सच साबित करने का प्रयास ईडी कर रही है। चलिए, जो रमन सिंह जी ने उस समय तत्कालीन जब सीएम थे, उस समय जो उन्होंने नीति को लागू किया, आपने भी कुछ बदलाव किए। चौहान साहब, अब जो सरकार नीति चला रही है, शराब नीति ये कहें कि जो छत्तीसगढ़ में चल रही है, उसमें कोई बदलाव करके फिर से किया है कि जो भूपेश बघेल सरकार में क्या क्या चलती थी उस समय, फिर अब क्या क्या बदलाव किया है? एक बार समझ लें इस चीज को भी। जी बिल्कुल किया है। जो जी बिल्कुल अमित जी, सिलसिलेवार में वो पूरी बातें बताऊंगा कि जो रमन सिंह सरकार में जो पारदर्शिता के साथ और विदाउट मीडिएटर जो शराब नीति चल रही थी, जो छत्तीसगढ़ का पैसा बच रहा था, उसमें भूपेश बघेल जब आती है तो FL10 को बदल देती है। क्यों बदलती है? क्योंकि इनकी सांठगांठ हो नहीं पाती है, क्योंकि वो जो पुराने डीलर्स हैं जो शराब दे रहे हैं सरकार को, वो तो कोई कमीशन नहीं ले रहे हैं, वो तो कोई लेन देन नहीं कर रहे हैं। जो भी पैसा है वो पारदर्शिता के साथ अकाउंट में आ रहा है और सभी चीजें चल रही हैं। अब क्या होता है अमित जी, ये आती है भूपेश सरकार बोलती है कि हमारे मीडिएटर्स आप रखिए, हमारे मीडिएटर्स रहेंगे। अब 3 मीडिएटर्स इसमें डाले जाते हैं, ठीक है अमित जी? अब 3 मीडिएटर में 1 मीडिएटर अंदर है, ठीक है? 2 मीडिएटर भी अंदर थे। वो कहां थे? यहां नहीं, उड़ीसा में 1.5 महीने से अंदर थे। वो छोटे मोटे इल्जाम में खुद को अंदर करवा लिए थे, जब से यहां पर से EOW और ACB के उनको सम्मन जाने लगे। अब क्या होता है अमित जी, मजे की बात, उनकी जमानत हो जाती है मंजूर, लेकिन वो जमानत नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जैसे ही जमानत लेंगे वैसे ही वो यहां की छत्तीसगढ़ की पुलिस लेके जाएगी, उनको ACB लेके जाएगी। लेकिन जैसे ही जमानत होती है तब भी वो जमानत नहीं लेते हैं। तो इनके प्रकार आज या कभी भी वो आ सकते हैं यहां पर। अब होता क्या है? जी शर्मा जी आपको आवाज आ रही है? जी शर्मा जी, एक सवाल ये है कि आपने अभी सुना किस तरह से हमारे जो बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे, लेकिन एक सवाल ये है, रमन सिंह जी ने 2017 में यदि प्राइवेटाइजेशन को शुरुआत की और ये कहा कि सरकार खुद चलाएगी, बीच के जो ठेकेदार हैं उनको अलग किया, तो आपको लगता है क्या उस समय ये जरूरी था? क्या उससे सरकार की आय बढ़ी? देखिए, जो 3 स्टेट में छत्तीसगढ़ में शराब नीति में चेंज हुआ कहा जा सकता है। जब मध्य प्रदेश में थे तो थोक की शराब खरीदी और जो रिटेल जो दुकान चलते हैं वो दोनों जो है वो ठेकेदारों के पास थे। जब अजीत जोगी आए तो उनको लगा कि ठेकेदार इतना कमा रहे हैं कि सरकार के ऊपर हावी हो जाते हैं,
तो उन्होंने बेवरेज कारपोरेशन बनाया 2001 में। जी। उसके बाद ये चलता रहा 2017 तक चलता रहा। 2017 में फिर ऐसा लगा कि इसको दुकानों को में जो कमाई हो रहा है उसको भी सरकार को मिलना चाहिए। रमन सिंह ने ये दृष्टि से ये बताते हुए 2017 में जो नया कारपोरेशन जो बनाया, पहले बेवरेज कारपोरेशन था, अब शराब दुकानों को संचालित करने के लिए CSMCL विपणन संघ बना दिया। अब ये जो खरीदी की प्रक्रिया है 2019 तक चलते रही। 2019 में ऐसा लगा कि इससे जो बातें आ रही है उसके आधार पे बात कर रहा हूं कि इसमें कमाई के लिए जो विदेश जो कंपनियों की बात आ रही, विजय माल्या भाग गया, विजय माल्या ने की कंपनी को खरीद लिया DIGIO ने। अब इसकी स्टैंडर्ड का शराब था, दूसरी कंपनी थी सी ग्राम का इंपीरियल ब्लू वॉल्गर, तीसरे कैटेगरी का शराब कह सकते हैं। तो इसके ये दोनों की बिक्री वाले इन्होंने कह दिया कि हम ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे, किसी तरह से नगद भुगतान नहीं करेंगे। इसके चलते हुए जो सिंडिकेट की बात कही जा रही है, सिंडिकेट आज जो उल्लेख भी है चालान में, तो जो सिंडिकेट बनाने के बाद फिर कैबिनेट की मीटिंग में यह तय किया जाता है कि ये FL10A जो कि देश भर से शराब खरीद सकती है, और दूसरा FL10B जो राज्य के जो विदेशी शराब निर्माता है उनसे खरीदी की जा सकती है। अब ये दोनों से जब खरीदी की बात शुरू होती है तो इसके लिए कंपनी बनाती है, तो 3 कंपनियां बनती है, और तीनों के नाम जो है अनवर ढेबर प्रमुख रूप से सामने आते हैं, फिर अरुण त्रिपाठी जी इसमें आ जाते हैं, और तीसरे जो है फिर अनिल टुटेजा आ जाते हैं, फिर तमाम प्रकार के। अब जो खुलासा हो रहा है उसमें आगे ये आ रहे हैं कि विजय भाटिया एक ऐसा है जो तीनों कंपनियों से पैसे का राजनीतिक सूत्रधार के रूप में जुड़ा हुआ, इस तरह से बातें आ रही है जी। अब पूरे मामले को लेकर जांच के लेकर आ रहा है कि 3200 करोड़ रुपए यदि घोटाला है तो ये पैसा है कहां लगा है। जैसे आबकारी मंत्री को गिरफ्तार किए तो उनके मकान की बात आई, कांग्रेस भवन बनने की बात आ गई। अब जो 205 करोड़ रुपए के लगभग संपत्ति अटैच किया गया है जिसमें अनवर तमाम लोगों का, इस पूरे मामले की जांच में अभी जो चालान पुटअप हुआ है उसमें 2 लोग जो झारखंड में थे वो उनको यहाँ लेके आया जा रहा है, अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा। ये ओम साई बेवरेज के संचालक कहे जाते हैं, जिनको लाके यहाँ पूछताछ की बात। पूरे मामले की जो स्क्रिप्ट, पूरे मामले को यदि आप समझेंगे तो इसमें जो शराब को क्या सरकार को नुकसान हुआ है राजस्व की, ये बात आ रही है। और ये तमाम जो सिंडिकेट बना हुआ है, सिंडिकेट में राजनीतिज्ञों की भी बात कही जा रही, कल जो हुआ है इसमें पूरा ये है कि क्या जो अभी धनंजय जी कर रहे हैं केवल सरकार के कहने से या मोदी जी का नाम ले रहे हैं उनके कहने से पूरा स्क्रिप्ट तैयार हुआ है, या जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके आधार पर ये जो चालान पुटअप हो रहा है इसका कोर्ट किस तरह संज्ञान में लेता है, कितने लोग इसके अंदर आते हैं। इसमें 70 लोगों के नाम हैं, 70 में से 3 को तो अन्य कर सकते हैं, अधिकारी अन्य, विजय अग्रवाल के संबंधित अन्य, इस तरह से बाकी 67 नाम हैं इसमें। इन पर सब पर यदि कार्रवाई होती है, जिस तरह से अभी अधिकारियों को जमानत भी नहीं मिली, तो पूरा मामला एक बड़ा मामला है और इसमें तथ्य कितने सामने आते हैं, कितने लोगों पर कार्रवाई होती है। अभी चलिए मुख्यमंत्री के बेटे को भी अंदर चलिए शर्मा जी आपने बहुत लंबे आपने पूरी बात बताई कि 2001 से लेकर 2025 तक किस तरह से जो शराब नीति थी वो चलती रही और कैसे शुरुआत हुई। लेकिन एक सवाल और है जो मैं धनंजय जी और चौहान साहब आप दोनों से पूछना चाहूंगा। आज जो विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह जी ने, आज चूंकि उनका ओहदा वही है, उन्होंने कहा कि भाई ये जो है राज्य चलाने के लिए सरकारें होती हैं, शराब बेचने के लिए नहीं होती हैं। तो लगता है कि आज उन्होंने शायद उनने 2017 में शुरू किया हो, उनको ये बात आई हो, या उनने देखा हो कि इसमें इस तरह के घोटाले हो रहे हैं लेकिन इसमें इस तरह की सरकार की बदनामी हो रही है, कैबिनेट का नाम आ रहा है, तो शायद उन्होंने इसको कहा है। धनंजय जी पहले तो आपसे कि भाई इस तरह की बात होती है तो आप इसमें क्या कहेंगे? एक कहावत है ना अमित जी, 100 चूहे खाकर बिल्ली धार्मिक यात्रा को चली। रमन सिंह जी की आज नैतिकता जागी है। जब वो शराब का सरकारीकरण कर रहे थे, आबकारी नीति को बदले थे, ज्यादा से ज्यादा शराब बेचने के लिए प्रोत्साहन योजना चला रहे थे, 1500 करोड़ रुपए किस खाता में जाएगा, कैबिनेट में उनकी झगड़ा होती थी, तब उनकी नैतिकता तेल लेने गई थी। नहीं, लेकिन आपकी सरकार भी थी, आप चाहते उसको बंद कर सकते। सरकार में भी कैबिनेट, लेकिन उसमें काफी बदलाव हुए। जिस तरह से बातचीत हुई है, आपकी सरकार ने बहुत बदलाव उसमें किए। आपकी सरकार थी, आप चाहे तो 17 में जो नीति थी, आप 2 साल के उसके पूरे जो काम किया था उसको आप दिखवा सकते थे। जी बदले ना अमित जी, बदले ना।
भाई रमन सिंह ने चेंज किया तो 4,000 करोड़ का राजस्व था। हमारी सरकार ने जब नीतियां बदली तो राजस्व बढ़कर 9,000 करोड़ का हो गया। और अभी वर्तमान सरकार ने फिर शराब नीति बदली है और जिन शराब कंपनियों के ऊपर में शराब घोटाले का आरोप नरेंद्र मोदी जी लगा रहे थे, उन्हीं शराब कंपनियों को शराब सप्लाई काम दिए हुए हैं। तो समझ में तो आता है ना। चलिए ये सब बातें भी बिल्कुल जब प्रोपगंडा है। बिल्कुल आप दूसरी बड़ी बात जी, दूसरी बड़ी बात मैंने कहा ना, झूठ बोलना आसान काम है, झूठ को सच बोलना प्रमाणित करना कठिन काम है। पत्रकार महोदय कह रहे थे कि 3200 करोड़ का घोटाला हुआ है, 3 साल में 3200 करोड़, 2 साल रुक जाइए। जैसे नरेंद्र मोदी जी बिहार में जाके बोली लगाते हैं ना, कितना दूं, 50,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं, 1 लाख करोड़ दूं, वही हाल ईडी करेगा। अभी 3 साल रुकिए, 100 करोड़ तक 2-4 हजार करोड़ और बढ़ाएंगे इसमें, क्योंकि पेन कागज ईडी के पास में है और मोदी के झूठ को सच साबित करना है। अगर अभी चालान प्रस्तुत हो जाएगा और चालान कोर्ट से रद्द हो जाएगा, सारे लोग छूट जाएंगे, तो मोदी जी तो झूठा साबित हो जाएंगे। तो देश की गरिमा का भी उनको ख्याल रखना है, अपनी इज्जत भी बचानी है। कोर्ट भी कह चुका है कि धनंजय जी, लेकिन मैंने ये कहा था आपकी सरकार भी 5 साल रही, की लड़ाई राजनीतिक दल ही लड़ते रहे। आपकी सरकार 5 साल रही, लेकिन उस लोक नीति की जो बात उन्होंने की थी कि सरकारें जो चलनी चाहिए राज्य के लिए किस तरह से चलनी चाहिए, उस पर जरूर आपकी सरकार यदि विचार करती तो आप शायद बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर सकते थे। चौहान साहब बताइए। बिल्कुल अमित जी, हमारे साथी प्रवक्ता ने, आपने 2 क्वेश्चन पूछे, इसके पहले भी जो इनसे क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर ये नहीं दे पाए कि आपने 3 बिचौलियों को क्यों रखा। दूसरा, इसका भी आंसर नहीं दे पाए कि आपने क्यों नहीं बदला। इन्होंने बोला कि बदला, लेकिन बदला, सुन लीजिए, इन्होंने बोला कि बदला। एक सेकंड चौहान जी, एक सेकंड बोलिए। चलो ठीक है, हमने नहीं बदल पाया, क्या आप अभी सरकारी शराब नीति बदलोगे, प्राइवेट दुकान करोगे, सरकार शराब नहीं बेचेगी? जवाब दे दीजिए। सुन लीजिए, जो आपने FL 10 का जो संशोधन किया था, हमने बदल के उसको पुरानी पद्धति से रख दिया। क्यों? क्योंकि हमने मीडिएटर हटा दिए। हमारे को ऑनलाइन पे हम पेमेंट देंगे, सरकार ऑनलाइन पेमेंट देगी, पारदर्शिता के साथ चलेगी, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, नहीं सरकारी काम बंद कर दोगे? अब धनंजय जी, एक मिनट, जो प्राइवेटाइजेशन से जो सरकारी नीति लाया गया था रमन सिंह की सरकार में, उसके 3 मुख्य कारण थे। एक थी पारदर्शिता, दूसरी थी क्वांटिटी पे कंट्रोल, तीसरी थी क्वालिटी पे कंट्रोल। क्योंकि क्या होता था कि तस्करी बहुत ज्यादा होती थी और उसके कारण क्वांटिटी पे कंट्रोल नहीं होता था, क्वालिटी पे कंट्रोल नहीं होता था और पारदर्शिता नहीं थी, जिसका खामियाजा छत्तीसगढ़ को भुगतना पड़ रहा था। मतलब सरकार शराब बेचेगी। सुन लीजिए, उसके बाद आपने आते ही सार उस नीति को अपने फायदे के लिए, मैनिपुलेशन के लिए उसको तोड़ा मरोड़ा, उसको बदला। फिर से विष्णु देसाई की सरकार आई तो फिर से हमने पुरानी नीति चालू कर दी। ये छत्तीसगढ़ के हित में है, इस वजह से ये विष्णु देसाई की सरकार ने। और उसके बाद आप बोलते हो कि कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोपोगंडा है। मैं ये पूछना चाहता हूं आदरणीय धनंजय जी, आपके मंत्री 15 जनवरी से अंदर क्यों हैं? क्यों उसको कोर्ट ने राहत नहीं दी है या जमानत नहीं दी है? दूसरा, भूपेश बघेल जी के जो सुपुत्र हैं वो वहां पर क्यों हैं? अभी तक जो कोर्ट है उसको जमानत क्यों नहीं दे रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्यों रद्द कर दिया? मेरे लिए सुन लीजिए, चलिए चौहान साहब, आपने लगातार, मैं बता रहा हूं। जी, कैबिनेट अमित जी, कैबिनेट में सिर्फ 1 लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ था, 1 लाइन का, और वो अनपढ़ मंत्री से उनसे साइन ले लिया गया, अंगूठा ले लिया गया। 1 लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया था, 1 लाइन का, वो आज उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। आप मेरे को ये बताइए कि ये केजरीवाल थे, वो इसीलिए अंदर गए थे कि कैबिनेट में तो पास करना पड़ेगा आपको। अगर आप कोई नीति का बदलाव कर रहे हैं तो कैबिनेट में पास करना पड़ेगा। मुख्य रूप से 100 बात की एक बात है कि अब सरगना जो है वो
कभी भी किसी भी समय अब अंदर जा सकते हैं। चलिए, आपने जो आज इशारा किया है कि इसके आगे किसकी गिरफ्तारी होगी या क्या होगा, लेकिन एक सवाल शर्मा जी ये पूछना चाहेंगे कि भाई आपने लगातार देखा छत्तीसगढ़ लगातार उन्नति भी कर रहा है। 2003 से लेकर रमन सिंह जी 17 में उन्होंने इस नीति को लेकर आए और आज देखा जाए तो लगातार छत्तीसगढ़ के यदि रेवेन्यू देखा जाए तो बढ़ भी रहा है। तो ऐसे समय में क्या सरकार को शराब बेचनी चाहिए कि नहीं, इस पे तो कम से कम सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? अमित जी आखिरी लाइन दोहराएंगे, शराब बेचने के लिए क्या सरकार को अब सोचना चाहिए कि अब शराब नहीं बेचना चाहिए? कम से कम बहुत रेवेन्यू के साधन हो गए। सीएम जो है जापान गए हुए हैं, वहां से भी सब कुछ आ रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन अब कोई ना कोई निर्णय होना चाहिए। देखिए, शराब जो है एक सरकारी संस्था यदि खरीद रही, सरकारी दुकान से यदि बिक रहा है, तो ये माना जा सकता है कि बीच का जो कमीशन है वो पूरा राजस्व खजाने में जा रहा है। इस दृष्टि से कह सकते हैं कि जैसे अजीत जोगी ने जो कुछ किया ठोक के, जैसे मैंने पहले ही लाइन कहा कि जो शराब ठेकेदार थे वो सरकार पर हावी हो रहे थे, इसको रोकने के लिए इसको कारपोरेशन बनाया, बेवरेज कारपोरेशन। उसके बाद 2017 में दुकानों का भी लिए भी कारपोरेशन विपणन संघ बना दिया गया। अभी जो एक सरकार जो है वो चला रही है कि वो FL10 AB लाइसेंस का खत्म कर दी, बेवरेज कारपोरेशन डायरेक्ट जो कंपनियों से शराब खरीद रही है और उसके माध्यम से ये कह रहे हैं कि 12,000 करोड़ रुपए का राजस्व हम इस साल लेके आएंगे। ये एक बड़ी बात। तो इस दृष्टि से देखना है कि सरकारी राजस्व जो गुणवत्ता की बात के नाम पर बार बार जो नीति परिवर्तन होता है, वो गुणवत्ता वास्तव में शराब के जो उपभोक्ता है उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये एक सवाल है। सरकारी खजाने में क्या कमी हो रही है कि उसमें वृद्धि हो रही है? बीच में कमीशन आप जितने लोग बढ़ाते जाएंगे निश्चित रूप से राजस्व का नुकसान बिल्कुल बढ़ते जाएगा। धनंजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है डिबेट का, आप अपनी बात को रख सकते हैं 10 सेकंड 20 सेकंड में। जी देखिए, अभी साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि जमानत क्यों नहीं हो रहा है। जी, इनकी जानकारी के लिए बता दूं, ईडी का क्लॉज है कि जब तक चार्जशीट जांच कंप्लीट नहीं हुआ जमानत नहीं होगा। और षड्यंत्र पूर्वक जो नरेंद्र मोदी ने षड्यंत्र रचा है उसके तहत तो गिरफ्तारी हुई है, क्या किसी के आरोप प्रमाणित हुए हैं? दूसरी बात, किसी निरक्षर व्यक्ति को अनपढ़ बोलकर नरेंद्र मोदी जी का अपमान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ना करें, वो साक्षर हैं, ऐसी भाषा शोभा नहीं देता है। चलिए उन्होंने खुद बोला है कि चलिए धनंजय जी, वक्त हो गया है, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि जिस तरह से आज चौहान साहब आपने एक इशारा किया है कि इसका नरेंद्र मोदी जी क्यों अपमान कर रहे हैं आप उन जिनके पास डिग्री नहीं उन्होंने है? खुद बोला है, उन्होंने खुद बोला है। नरेंद्र मोदी का अपमान अभी बताइए, उन्होंने खुद बोला है नरेंद्र मोदी जी का अपमान मत करें। बोला है कि चौहान साहब धनंजय जी, डिबेट का वक्त बिल्कुल हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आपको ये कहेंगे कि जिस तरह से चौहान साहब आपने एक इशारा किया है कि अगला एक बड़े कौन है, इसमें मास्टरमाइंड कौन था, किस तरह की गिरफ्तारी होने वाली है, इसको जरूर देखना होगा, तभी लगता है इस तरह की बयानों पर भी अंकुश लग पाएगा। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।